ठीक है, चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक हैं। सबसे पहले हम मिरर के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर मिरर, फिर उसकी इमेज फॉर्मेशन, फिर मिरर फार्मूला। के बाद पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उनके लॉज, फिर रियल डेप्थ, अपरेंट डेप्थ, फिर पढ़ेंगे टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, उसके एप्लीकेशन, फिर लेंसेज के बारे में, लेंसेज की इमेज फॉर्मेशन के बारे में, फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज, इसमें दोनों आएंगे, स्फेरिकल सरफेस कॉनकेव भी कॉन्वेक्स भी। फिर लेंस मेकर फार्मूला इंपॉर्टेंट है, लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एंगल ऑफ डेविएशन, प्रिज्म फार्मूला अगेन इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्सिव पावर, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। फिर ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट्स का इंट्रोडक्शन होएगा। फिर सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर निकालेंगे। इंपॉर्टेंट अगेन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और ये दोनों में लेंस यूज़ होता है और इन दोनों में मिरर यूज़ होता है। लास्ट में न्यूटोनियन और क्या ये लिखा है, कैसिग्रेनियन। तो इनको हम रिफ्रैक्टिंग टाइप बोलते हैं क्योंकि इसमें लेंस यूज़ होएगा, रिफ्रैक्टिंग टाइप। और इसको भी बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग टाइप, इसमें भी लेंस यूज़ होएगा। जिनमें मिरर यूज़ होएगा उनको रिफ्लेक्टिंग टाइप बोला जाता है। तो लास्ट के दो में रिफ्लेक्टिंग टाइप होएगा। तो ये ऑलमोस्ट 25 तक जो है इसमें टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे मिरर। मिरर करते हैं रिफ्लेक्शन। तो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का एक सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जाने को रिफ्लेक्शन बोलते हैं। द बाउंसिंग बैक ऑफ द रे ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक of the ray of light into same medium after striking on a reflecting surface, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद वापस सेम मीडियम में आने को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि मान लो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस पे रे ऑफ लाइट ऐसे फॉल करती है, जो फॉल करती है उसको इंसिडेंट बोलते हैं। टकराने के बाद जो जाएगी वो रिफ्लेक्ट होएगी, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो उसको नॉर्मल रे बोलेंगे। नीचे वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस होएगा, ये वाला इंसिडेंट एंगल होता है और ये वाला रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। जो फॉल कर रही है दैट रे इज इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होके गई है रिफ्लेक्टेड रे। और जो हमने नॉर्मल एंगल बनाने के लिए किया है ड्रॉ, वो है नॉर्मल रे। तो अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तीनों रेज एक ही प्लेन में लाई करती हैं, पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये तीनों रेज जो है वो एक ही पॉइंट में लाई करती है, एक ही प्लेन में। तो कौन कौन सी रेज, इंसिडेंट कॉमा रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल रे। all lies all lies into same plane, in a same plane। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दूसरा पॉइंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट मतलब कि एंगल आई इक्वल होता है
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के एंगल आर। ये दो लॉज हैं जो आपको याद रखने। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हमारे पास आते हैं मिरर। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे कि मिरर, मिरर अपने सिलेबस में दो टाइप का है, एक प्लेन मिरर है और एक स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर फर्दर दो टाइप में स्प्लिट किए हैं, एक कॉनकेव है और एक कॉन्वेक्स है। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर का फोकस इन्फिनिटी पे होता है। फोकस वो पॉइंट है जहाँ पे सारी रेज को ये कन्वर्ज करेगा। लेट सपोज ये एक प्लेन मिरर है, और इस प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेफ्ट साइड है, राइट साइड नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सीधी लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है वो एक रेफरेंस लाइन है, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। अगर इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लेट सपोज यू है इस मिरर से, तो इमेज की भी यू होगी। इमेज भी जो है वो सेम साइज की बनेगी और सेम डिस्टेंस पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी और सेम डिस्टेंस पे। ये जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये इमेज है, और ये है एक प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर की क्या क्या बातें हमने याद रखनी है। प्लेन मिरर का फोकस होता है एट इंफिनिटी। प्लेन मिरर का फोकस होता है इंफिनिटी। दूसरा, u और v इक्वल होते हैं। u क्या चीज है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल होता है, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ये प्लेन मिरर जो है एक वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाएगा एंड सेम साइज की बनाएगा एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जितनी इमेज बनाएगा लेकिन वर्चुअल बनाएगा। इसका फोकस कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। तो वर्चुअल इमेज बनाता है और सेम साइज की बनाता है। इसमें नंबर ऑफ इमेज कई बार पूछी जाती है, अगर दो प्लेन मिरर है तो नंबर ऑफ इमेज कैसे बनेंगी। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, टू प्लेन मिरर फॉर्म्ड बाय टू प्लेन मिरर्स। जैसे मान लो कि एक प्लेन मिरर ऐसे है और दूसरा ऐसे, उनके बीच में कुछ एंगल है, और ये एंगल है थीटा। ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम 360 को थीटा से डिवाइड करें तो एक नंबर आएगा जिसे हम n बोलेंगे। अब ये n ही डिसाइड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ इमेज होंगी। 360 बाई थीटा n है। अब पहली कंडीशन है, अगर ये n इवन आता है,
तब नंबर ऑफ इमेज n-1 के इक्वल होती है। अगर क्या आता है, ये इवन आता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होंगी, n-1 के इक्वल होंगी। दूसरी कंडीशन, अगर ये रेशो जो डिवाइड किया हमने कैपिटल N, अगर ये ऑड आता है, ऑड आने के साथ साथ ऑब्जेक्ट जो है वो इन दोनों के एग्जैक्टली बीच में नहीं है, ऑड आने के साथ साथ एंड ऑब्जेक्ट इज नॉट एट बाइसेक्टर ऑफ मिरर्स, बीच में नहीं है, तो भी तब जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगी वो बनेंगी n के इक्वल, देन नंबर ऑफ इमेज n इक्वल टू n ही रहेगा। तब आपने को -1 नहीं करना है, ठीक है। -1 कब करना है, जब ये रेशियो ऑड रहे एंड ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे हो, ऑब्जेक्ट इज एट बाइसेक्टर ऑफ इमेज, बाइसेक्टर समझ रहे हो, ऐसे यहां कहीं ऑब्जेक्ट हो, बाइसेक्टर ऑफ मिरर्स, तब आपको नंबर ऑफ इमेज ऐसे निकलेंगी। देन अब जरूरी नहीं है हर बारी कोई नंबर ही आएगा, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो अगर ये फ्रैक्शन में आया कैपिटल N, इफ n अ फ्रैक्शन, अगर ये एक फ्रैक्शन में आया तो जो भी ये नंबर आया इंटीजर वैल्यू की लोअर बाउंड्री होगी, देन नंबर ऑफ इमेज जो होंगी वो लोअर बाउंड्री ऑफ दैट नंबर, लोअर बाउंड्री ऑफ दैट वैल्यू, जो भी वैल्यू आई उसकी नंबर ऑफ ऐसे। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, मान लो कि ये दो मिरर्स के बीच में थीटा जो है वो 60 डिग्री है, दो मिरर्स के बीच में मान लेते हैं ये थीटा जो है वो 60 डिग्री है और ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली बाइसेक्टर पे है, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री है और जो बचा वो भी क्या है 30 डिग्री है। दोनों एंगल इक्वल है तो पता चल जाएगा कि बाइसेक्टर है। आप सबसे पहले कैपिटल N निकालेंगे, वो क्या होता है 360 बाई थीटा, तो 360 डिवाइड बाई थीटा है 60, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 है ऑड, सॉरी इवन, तो 6 है इवन, तो इवन वाली कंडीशन लग जाएगी। इवन अगर हो तो नंबर ऑफ इमेज n-1 के इक्वल होएगा, तो हम सीधा सीधा इसको क्या कर देंगे n-1 कर देंगे, तो नंबर ऑफ इमेज आ जाएंगी n-1, 6 - 1 तो कितनी इमेज बनेगी 5। इवन में तो चेक ही नहीं करते हैं बाइसेक्टर है कि नहीं है, ऑड में करते हैं। ऐसे कुछ भी एंगल दे सकता है, आपको बस ये रूल्स याद रखने हैं। अगर थीटा है 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो कैपिटल N कितना आ जाएगा 360 बाई 90, तो 4 आ गया, तो नंबर ऑफ इमेज आ जाएंगी, इवन है तो 4 - 1 3 इमेज आ जाएंगी। अगर थीटा है 0 डिग्री, इफ थीटा इज 0 डिग्री, 0 डिग्री का मतलब होता है दोनों मिरर आपस में पैरेलल है, ऐसे ऐसे होंगे, ऑब्जेक्ट इनके बीच में है कहीं, तो इस सिचुएशन में n जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा ना, समथिंग ओवर 0 क्या हो जाएगा
इन्फिनिटी। तो जब आपस में पैरेलल होंगी तो बहुत सारी इमेज बनेंगी, इन्फिनाइट इमेज। अब यहाँ पे कुछ और डिस्कस कर किया जाता है फिर इसमें प्लेन मिरर में और क्या चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। मान लो दो प्लेन मिरर ऐसे हैं और इनके बीच में ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ इस पहले वाले मिरर से p डिस्टेंस पे है, दूसरे वाले मिरर से q डिस्टेंस पे है। तो अब होएगा क्या, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसकी इमेज यहाँ बन रही होगी और इसकी इमेज यहाँ बन रही होगी। फिर ये वाली इमेज यहाँ से तो q डिस्टेंस पे होएगी क्योंकि सेम डिस्टेंस पे ही बनती है, बट यहाँ से इस वाले मिरर से p प्लस क्यू दूर होएगी वो वाली इमेज। ये इमेज किसने बनाई है, फर्स्ट मिरर ने, तो p पे होएगी। अब जो पहले वाले की इमेज है वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट है, दूसरे मिरर से कितनी दूर है ये i1, 2p प्लस क्यू। तो ऐसे ही ये इमेज भी कहाँ जाके बनेगी, 2p प्लस क्यू। ऐसे ऐसे बहुत सारी इमेज बनेंगी, बहुत सारी इमेज बनेंगी। तो आपको पूछा जाए कि nth इमेज के बीच में क्या डिस्टेंस है, इसकी nth इमेज और उसकी nth इमेज के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज पूछा जाए तो फॉर्मूला होएगा डिस्टेंस बिटवीन nth इमेज, दोनों की, एक की आई एन पे बन रही होगी मान लो और एक की आई एन डैश ले लेते हैं। तो फॉर्मूला 2n p प्लस क्यू, p प्लस क्यू ओरिजिनल डिस्टेंस थी दोनों मिरर के बीच में। मान लो मैंने तुमसे पूछा कि इन दोनों मिरर की जो 10th इमेज है उनके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो n हो गया 10 और p प्लस क्यू उन दोनों मिरर के बीच का डिस्टेंस। तो आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूले से इसको निकाल सकते हो। अगर आपको डेविएशन पूछा जाए, इससे पहले इस 90 वाले केस में देखो, जब दो प्लेन मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनती है, 3। और ये तीनों इमेज जो है सरकमफ्रांसिस पे लाई करती है, सर्कल के सरकमफ्रांसिस पे। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर है और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है, तो जो तीन इमेज बनी है वो कहाँ बनी है। तो इसका आंसर है वो तीन इमेज जो है इसके सरकमफ्रांसिस पे बनती है। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो एक तो इसके सामने बनी होगी और एक इसके सामने बनी होगी, वो ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है। तो एक इमेज इसकी यहाँ बनी होगी इस वाले मिरर की वजह से, सेम उतने ही डिस्टेंस पे, इस वाले मिरर की वजह से उतने ही डिस्टेंस पे। अब इन दोनों की जो कंबाइंड इमेज है एक यहाँ बनती है और ये ओवरलैप्ड होती है, मतलब इसकी भी और इसकी भी सेम ही जगह पे बनती है, इसलिए नंबर ऑफ इमेज क्या बनती है, 3। नंबर ऑफ इमेज कितनी बनती है, 3। और तीनों कहाँ लाई करती है, सरकमफ्रांसिस पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसके बाद प्लेन मिरर कितना डेविएशन प्रोड्यूस करता है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। तो मान लो ये एक प्लेन मिरर है, तो मान लो ये एक प्लेन मिरर है, इस पे एक इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे और टकरा के ऐसे चलेगी। तो अगर ये मिरर ना होता तो ये ऐसे चली जाती, तो ये होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये आई और ये आर। तो डेल्टा एंगल निकालना हमने, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा एंगल को बोलते हैं।
मिरर की वजह से ये कितना डाइवर्ट हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर मुझे ये डेल्टा एंगल निकालना है तो डेल्टा एंगल आएगा, ये लीनियर पेयर बन रहा है एक 180 माइनस आई प्लस आर, और आई और आर इक्वल होते हैं तो 180 माइनस 2r हो जाएगा, क्योंकि एंगल आर और एंगल आई इक्वल ही होते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन ऐसे निकलता है, एंगल ऑफ डेविएशन इन प्लेन मिरर। अब एक और केस है इसमें जिसमें बताया जाता है कि अगर इफ द टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 60 डिग्री, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन वन मिरर पैरेलल टू द अदर, then after reflection from the two mirrors the reflected ray becomes parallel to the first mirror, then angle between them is 60 डिग्री। ये भी स्टैंडर्ड केस आप याद रखोगे। क्या स्टैंडर्ड केस है? ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, इनके बीच में एंगल अभी हमें नहीं पता है, पर अगर सिचुएशन ऐसी है कि जब एक पैरेलल रे एक मिरर से टकराएगी, कौन सी पैरेलल है? जो रे किसके पैरेलल है? मिरर 1 और मिरर 2। इसको मिरर 1 बना लो, मिरर 1 और ये मिरर 2। अगर मिरर 1 के पैरेलल कोई रे आ रही है फिर इसके बाद ये टकरा के कहाँ जाएगी? इस पे, और फिर इस पे टकराने के बाद अगर ये मिरर 1 के पैरेलल हो गई, कैसे कैसे रे गई है? जो रे आई है फर्स्ट किसके पैरेलल है? M2 के। M1 से टकराई और M2 पे गई, फिर M2 से बाहर आ गई। अब जो लास्ट में फाइनल बाहर आ रही है अगर वो M1 के पैरेलल है तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। कुछ कुछ स्टैंडर्ड केस है जो आपको डायरेक्ट MCQs में पूछे जाएंगे, वरना तो सॉल्व करके इनको निकाला जाता है। अब एक केस ये भी याद रखेंगे कि मान लो अगर हम फुल हाइट का ऑब्जेक्ट देखना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना चाहते हैं, तो मिरर की हाइट कितनी होगी? तो एक जगह अगर हमने मिरर क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, तो मिरर की हाइट कितनी होगी? अगर हम h हाइट के ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं तो मिरर की हाइट होगी h/2, हाफ हाइट का मिरर होएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आता है कि मिनिमम मिरर की हाइट कितनी हो कि ऑब्जेक्ट उसको पूरा पूरा ऑब्जेक्ट की फुल इमेज बनी। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसकी आईज है, ये उसका लेग है और ये उसका हेड है। तो इसका मतलब सब हेड से जो रे आ रही होगी वो टकरा के उसके आईज में एंटर करेगी, और फिर जो लेग से रे आ रही होगी मतलब इसका जो फुल इमेज बनेगा वो इस मिरर में। तो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए ये निकालना है। तो ये ज्योमेट्री से है, मान लो ये डिस्टेंस x है तो ये भी x होएगी, और ये डिस्टेंस जो लेग के साथ बन रही है आईज और इसके बीच में, अगर ये y है तो ये भी y होएगी। तो ये ऑब्जेक्ट की टोटल हाइट होगी x x y y। तो मैंने टोटल हाइट लेट कर लिया x x y y, यानी 2x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या चीज़ है? उस मिरर की हाइट। ठीक है, तो मुझे x प्लस वाई निकालना, 2 नीचे चला जाएगा, यानी मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए? टोटल ऑब्जेक्ट की हाइट का हाफ। अगली सिचुएशन ऐसे हो सकती है, ऐसे पूछी जाती है कि मिरर की हाइट कितनी हो, मिरर की हाइट कितनी हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है?
सेंटर पे है, मिरर फिक्स्ड है एक वॉल पे, ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, तो पीछे वाली जो वॉल है उसको पूरी दिखनी चाहिए। खुद कहाँ पे है वो, सेंटर पे, उन दोनों वॉल्स के सेंटर पे। तो मिरर की हाइट कितनी हो कि बैक जो उसके अपोजिट वॉल है वो क्या दिखनी चाहिए, फुल इमेज। तो बाई ज्योमेट्री हमने ऐसे ही किया, खुद कहाँ पे है ये ऑब्जेक्ट, सेंटर पे है, तो हमने यहाँ पे इसकी आइज बना ली, ठीक है। तो ये अगेन वही, एक रे ऐसे जा रही होगी, ऐसे आएगी, ठीक है, और दूसरी रेस आइज से आएगी, ठीक है, कैसे बनेगी, ऐसे जा रही होगी और ऐसे जाएगी, ठीक है। तो दोनों इमेज जहाँ पे बनेगी वहाँ पे इसको बैक वाली इमेज दिख रही है। अच्छा बाई ज्योमेट्री अगर ये एक्स है इतना पोर्शन, तो ऊपर वाला भी एक्स होएगा। फिर ये सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ होता है, अगर ये एक्स है तो सामने वाला क्या आएगा, 2x। सिमिलरली अगर ये y है तो ये भी y होएगा, तो सामने वाला क्या होएगा, 2y। बीच में मैंने कंस्ट्रक्शन की है, ये x है तो ये भी x होएगा, ये y है तो ये भी y होगा। तो पीछे वाली वॉल की जो अपने पास हाइट आई है वो कितनी आई है, 2x प्लस एक्स 3x, और ऐसे ही y और नीचे 2y प्लस y प्लस 2y। तो टोटल आ गया हमारे पास 3x प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्या चीज़ है, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई मिरर की हाइट है, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा यहाँ से, h/3। यानी ऐसी सिचुएशन में अगर ये बैक साइड वाली वॉल पूरी देखना चाहता है तो खुद सेंटर में रहेगा और मिरर कितनी हाइट का लगेगा, h/3 का। तो इसको बैक साइड वाली जो पूरी वॉल है वो पूरी की पूरी नजर आएगी, ठीक है। तो अगर फुल हाइट का ऑब्जेक्ट देखना है तो कितने की इमेज चाहिए, कितने का मिरर चाहिए, h/2। यहाँ पे रेज सही कर लो, आईज की तरफ जाएंगी, क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना पे बनेगी ना, तो रेज ऐसे जाएंगी आईज की तरफ। और इस वाले में क्या है कि अगर हम सेंटर पे खड़े हैं और सामने वाली वॉल पे एक मिरर लगा हुआ है, बैक वाली वॉल अगर पूरा देखना है तो वो मिरर की हाइट कितनी होनी चाहिए, पीछे वाली वॉल की हाइट का 1/3 मिरर का। ये जो एच है ये ऑब्जेक्ट की हाइट नहीं है, ये उस वॉल की हाइट है जिसको देखना है। अब आता है स्फेरिकल मिरर, ये था प्लेन मिरर। नेक्स्ट आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कनकेव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर, मान लो एक स्फेयर है जिसका ये सेंटर है, उसके बीच में से हमने, ये इसका सेंटर हो गया, उसका इतना पीस अलग किया और इस पे इस तरफ सिल्वरिंग कर दिया या पॉलिश्ड कर दिया, तो जो ये अपर्चर अलग होएगा ये होएगा कनकेव मिरर। अगर हमने ये सिल्वरिंग पोर्शन इस पीस के इनवर्ड किया होता, वहाँ आउटवर्ड किया था, तो ये बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। सेंटर दोनों का ये है। तो स्फेरिकल मिरर आर द पार्ट ऑफ दैट स्फेयर जिसको आपने सिल्वरिंग किया है या फिर पॉलिशिंग किया है। तो अब हमारे पास एक ऐसा मिरर है जो इनवर्ड क्या है, पॉलिशिंग की हुई है, जिसकी सिल्वर्ड पोर्शन है, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। और जो आउटवर्ड पॉलिशिंग होएगा वो एक कनकेव मिरर होएगा। जो ये इमेजिनरी लाइन मैंने ड्रॉ किया है, प्रिंसिपल एक्सिस इसको बोलेंगे, ये जो पीस है इसको अपर्चर बोलते हैं या कर्वेचर बोलते हैं। जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगा वो पोल होता है। पोल और सेंटर के बीच में जो पॉइंट होता है, एग्जैक्टली पोल और सेंटर का सेंटर या मिड पॉइंट, वो फोकस होता है। इसके बाद कनकेव में भी ऐसे ही समझो, आउटर पोर्शन इसका क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है। ये जो सीधी लाइन खींची है इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये जो पॉइंट है ये पोल, ये है सेंटर,
पोल और सेंटर का मिड पॉइंट होता है फोकस। पी इसको बोलते हैं अपर्चर या कर्वेचर। ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स वाला, और ये कनकेव मिरर जो है ये कन्वर्जिंग है। कनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, ये लाइट्स को कन्वर्ज कराएगा। अब आता है इनकी वजह से बनने वाली इमेज। कॉनकेव कितनी इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स कितनी बनाता है, उसके लिए पहले रूल्स पढ़ेंगे। रूल्स टू मेक इमेज। तो कुछ रूल्स है जिनके अकॉर्डिंग इमेज फॉर्म्ड होती है। रूल्स टू फॉर्म इमेज बाय मिरर, दोनों मिरर पे अप्लाई होंगे ये रूल्स। तो पहला रूल है, फर्स्ट रूल, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल होएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होएगी। तो दिस पॉइंट मस्ट बी फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर, और इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर दैट रे appears to pass through the focus। तो पैरेलल रे है तो ये आपको ऐसे appears to meet at focus, ये गई तो ऐसे है लेकिन हमें इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो दिस पॉइंट मस्ट बी फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। द पैरेलल रेज, कौन सी पैरेलल रेज, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो टकराने के बाद फोकस से पास होगी। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 इसी का रेसिप्रोकल है, जो रेज फोकस से पास होगी वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। द रे पासिंग थ्रू फोकस ऑफ दैट मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन will be parallel to the principal axis. In case of concave mirror and in case of convex mirror, the ray appears to pass through the focus, जो लग रही है कि फोकस से पास हो रही है वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। In case of convex mirror, third rule, the ray obliquely strike at pole, एंगल बनाते हुए जो पोल से टकराएगी वो सेम एंगल से वापस चली जाएगी। एंगल आई और एंगल आर इक्वल होंगे इन केस ऑफ convex mirror, and similar for convex, the ray obliquely strike at pole get reflected obliquely, एंगल बनाते हुए ही जाएगी और सच दैट वो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। द लास्ट रूल, रूल नंबर 4, द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी द रे विल रिट्रेस इट्स ओन पाथ, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो टकराने के बाद अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी। रिट्रेस मतलब ऐसे वापस आ जाएगी।
Let's suppose this point is C. The ray passing through the center will retrace its own path. In case of convex, also the ray appears to pass through the center of curvature, will reflect या will retrace its own path. तो अगर कोई the ray appears to pass through center of curvature will retrace its own path in case of convex mirror if this point is center. These four rules belongs to the image formation by convex or both mirror. अब आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन भी आपको कॉनकेव की 6 इमेजें बनानी है। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर 6 इमेज बनाता है। 5 रियल इमेज होती है और 1 वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज एक्चुअल जहां पे बनती है इमेज वही बनेगी, रियल वर्चुअल में अपीयर्स टू मीट अ पॉइंट। तो रियल इमेज 5 रियल इमेज बनाते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट सा बना रहा हूँ और ये आपने बना के रखना है। ये सिर्फ फ्लो चार्ट है। इमेज कहाँ पे होएगी, ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होएगी, इमेज कहाँ पे बनेगी। ठीक है। फर्स्ट है अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, फर्स्ट वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, फर्स्ट केस। दूसरा केस है जब ऑब्जेक्ट सी से पीछे होएगा, बियॉन्ड सी, एग्जैक्टली एट सी। तीसरा केस बिटवीन सी एंड एफ। चौथा एट एफ। पांचवा बिटवीन पी एंड एफ। ये है 6 केस। दीज 6 आर द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये वाला पॉइंट है फोकस, दिस पॉइंट इज फोकस। ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब पहली पोजीशन है इन्फिनिटी, दूसरा बियॉन्ड सी, तीसरा बिटवीन सी एंड एफ, चौथा एग्जैक्टली तीसरा एट सी, चौथा बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा एफ, 6 बिटवीन पी एंड एफ। तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाता है इमेज छोटी रहती है पहले, फिर धीरे 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 बड़ी बनेगी। तो फर्स्ट केस में इमेज यहाँ पे बनती है एट फोकस, और कैसे बनती है, पॉइंट साइज्ड। तो फर्स्ट तो यहाँ पे बन रही है जहाँ पे इसका एफ है, फर्स्ट यहाँ पे बन रही है और पॉइंट साइज्ड है इसलिए मैंने सिर्फ एक डॉट बनाया है। ठीक है। तो येलो कलर से मैं इमेज को डिनोट कर रहा हूँ। दूसरी व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, अगर सी के पीछे है तो बिटवीन सी एंड एफ बनेगी और उससे बड़ी साइज की उससे छोटे साइज की बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाएंगे तो इमेज बड़ी होती जाएगी। तो यह है सेकंड पोजीशन। थर्ड एग्जैक्टली सेम साइज की बनेगी, क्योंकि सी पे होती है तो सी सेम साइज की बनती है। अगर चौथे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, आगे सी और एफ के बीच में, बियॉन्ड सी बनेगी और उससे बड़ी बनेगी। फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इन्फिनिटी पे बनेगी और बहुत लार्ज बनेगी, इसका साइज भी बहुत बड़ा होएगा। ये है फिफ्थ इमेज। द लास्ट वन इज वर्चुअल इमेज। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन पी एंड एफ, इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है और वर्चुअल बनती है और ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है। तो ये सारा एक फ्लो चार्ट है जो कि आपको याद रखना है और इसके रे डायग्राम बनाने। कॉन्वेक्स सिर्फ 2 ही इमेज बनाता है, तो ये था कॉनकेव, दूसरा है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स सिर्फ 2 ही इमेज बनाता है।
कॉन्वेक्स मिरर, तो उसकी सिर्फ दो ही इमेज है। उसका फ्लो चार्ट कुछ ऐसा बनेगा। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी, तो उसका जो, और एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज उसकी फोकस पे बनती है, और अगर ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस है तो बिटवीन पी एंड एफ बनेगी और छोटी इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। और कैसी इमेज है ये? वर्चुअल इमेज है। तो इसके दो ही केस हैं और दोनों क्या होते हैं? वर्चुअल। तो ये फ्लो चार्ट मैंने बना दिया दोनों का, और आपने इसकी इमेज बनानी है।